हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके घर के सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की जिसका नाम है बीजिंग कंसेंसस। दोस्तों, याद होगा हमने लास्ट क्लास में वॉशिंगटन कंसेंसस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और मेक श्योर कि आपने उसे अच्छे से क्लियर कर लिया हो, क्योंकि उसके बाद आप जब आगे की वीडियोस देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए आज बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बीजिंग कंसेंसस। मतलब आज जो हम टारगेट बनाएंगे, जैसे अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, तो मैं हर क्लास की स्टार्टिंग बिल्कुल बताता हूं कि आज की क्लास में हमें क्या करना है। ये सारे टारगेट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर, और मैं एक एक चीज को कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो तो आज का टारगेट है हम बीजिंग कंसेंसस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि बीजिंग कंसेंसस क्या होता है, इसके बाद आपके दिमाग में सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये वादा है मेरा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बीजिंग कंसेंसस को। देखो, बीजिंग कंसेंसस की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीजिंग जो है ना, वो चाइना की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी क्या है बताओ सर? भारत की जो राजधानी है वो तो है दिल्ली। इसी तरह से जो चाइना की राजधानी है वो है बीजिंग। तो यानी आज हम चाइना के एक बैकग्राउंड की बात करने वाले हैं। दोस्तों, बीजिंग कंसेंसस को पढ़ाने से पहले मुझे आपको चाइना का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका अच्छा बेस होगा उतना है जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाइना और इंडिया एक ही साथ डेवलप हुए थे, लेकिन चाइना कुछ सालों के अंदर बहुत आगे निकल गया और हम बहुत पीछे चले गए। बात करते हैं चाइना के ग्रोथ मॉडल की। दोस्तों, चाइना ने सबसे पहले अपनी ग्रोथ स्टोरी जो स्टार्ट की थी वो 1978 में की थी। मतलब 1978 से पहले जो चाइना और इंडिया वो बिल्कुल सेम होते थे। जैसा इंडिया था बिल्कुल डिट्टो वैसे ही चाइना होता था। यानी कि चाइना की जो ग्रो अप होने स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी में जो बूस्टअप आया वो 1978 को आया। 1978 से पहले चाइना बहुत ही पुअर इकोनॉमी रहा करती थी। मतलब उसके पास कोई रिसोर्सेज वगैरह नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होते थे, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि जो वर्ल्ड में पुअरेस्ट इकोनॉमी है चाइना, मतलब मैं 1978 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर ये पुअरेस्ट इकोनॉमी क्यों थी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है उसके प्रेसिडेंट, दैट इज माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है वो इसके पीछे के बहुत बड़े रीज़न माने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माओ जेडोंग जो है वो बहुत ही कट्टरवादी इंसान थे। कट्टरवादी का मतलब है बहुत डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक थे, कि वो एक तानाशाही चलाना चाहते थे चाइना के अंदर। बट एक बात है, उन्होंने दिल से चाइना के बारे में अच्छा ही सोचा, लेकिन जो उन्होंने पॉलिसीज ली वो चाइना के बिल्कुल फेवर में नहीं रही, वो अनफेवर में चलेगी। कैसे चलेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा है माओ जेडोंग चाइना को जल्दी से जल्दी वेस्टर्न कंट्री की तरह डेवलप बनाना चाहते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। जैसे आप जानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में हमारी यूके आ जाती है, यूएस आ जाती है। अब यूएस ने तो अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म जो है वो वॉशिंगटन कंसेंसस से कर लिए थे, लेकिन अगर चाइना सेम पॉलिसी अपने यहाँ भी अपना लेती तो बात ये हो जाती कि भाई यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और चाइना जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो दोनों के जो तालमेल है वो मिल नहीं पा रहे थे। अब चाइना अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लाना चाहती थी, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे माओ जेडोंग, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम अपनी चाइना को दोबारा से पटरियों पर लाने के लिए, कह लो कि चाइना को वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन देने के लिए, यूएस से भी आगे निकाल देंगे, इसके लिए हम दो पॉलिसीज लेकर आए, और उन दो पॉलिसीज का नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन। दोस्तों, आपने अक्सर ही क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लेकिन वहां पर सिर्फ नाम पढ़ा था। मैं आज आपको बताऊंगा ये प्रोग्राम थे क्या। तो माओ जेडोंग ने जो दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, सबसे पहली थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि 1957 में चलाई गई थी। तो इस पॉलिसी के तहत क्या था, माओ जेडोंग चाहते थे कि हम किसी तरह से जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनसे भी आगे निकल जाए, मतलब हमारा जो डेवलपिंग का टैग है वो डेवलप्ड में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देंगे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रिपल चौबल मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। मतलब कुल मिला के ये फार्मर्स के लिए नहीं था, ये था इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। अब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा भाई, एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो इनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियल को रैपिड तरीके से, रैपिड का मतलब होता है बहुत तेजी से, ये बढ़ावा दें। अब उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाया, क्योंकि इनकी पॉलिसी ये थी कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उससे जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करने वाले वर्कर्स हैं, हम उनको ज़्यादा खाना दे पाएंगे। दोस्तों, आज की डेट में जो इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं वो पैसा मांगते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वो एक वक्त की रोटी मांगा करते थे या 2 वक्त की रोटी मांगा करते थे। तो उन्होंने कहा अगर हम एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा देंगे तो ऐसे में क्या होगा कि हम अपने देश की जनता को भी आउटपुट दे देंगे, और इसका जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है उससे हम क्या करेंगे कि जो हमारे वर्कर्स काम करने के लिए आ रहे हैं उनको खाना पीना खिला के हम इंडस्ट्रीज को रैपिडली ग्रोथ करेंगे। तो वही सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इनका जो एम था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश की। अगर एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़
पड़ेगा तो इससे इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको खाना खाने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज बूस्टअप होगी। मैं आपको बता दूं, चाइना के लोग ये नहीं चाहते थे कि एग्रीकल्चर बढ़े, चाइना तो चाहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक चीज और बोल दी, उन्होंने कहा प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए, एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मर्स को टारगेट देने पड़ेंगे। सर टारगेट तो हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के जॉब में सुना है कि आज इतना माल बेचना है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही टारगेट उन दिनों चाइना के फार्मर्स को दिया जाता था और उनका एक कोटा फिक्स कर दिया जाता था। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास 1 बीघा खेत है तो मुझे 1000 टन जो है वो साल में उगा के देना ही देना है। तो वही इन्होंने फार्मर्स के साथ किया, कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और सभी फार्मर्स को एक टारगेट दिया जो उसे अचीव करना ही होता था। दे वांट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बट ऑल द रिसोर्सेज आर पुट इन द इंडस्ट्रीज। देखो इस लाइन को समझाने के लिए एक एग्जांपल सुनो। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, जो भी रिसोर्सेज था जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो लगाते हैं, वो एग्रीकल्चर से निकाल के उन्होंने कहाँ लगा दिया, इंडस्ट्रीज पर लगा दिया। भाई आपके घर में 2 ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन 2 चूज करोगे तो आपको अपने सारे रिसोर्सेज ऑप्शन 2 के लिए लगाने पड़ेगा ना, ऑप्शन 1 से निकाल के, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। वही चीज चाइना के साथ थी। अब चाइना ने जो सारा पैसा है वो इंडस्ट्रीज पर लगा दिया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, हमारा वीक हो गया, जो कि एक बहुत ही खराब सिचुएशन थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ के जो जैसे माओ जेडोंग थे, वो ना किसी चीज़ को नकार, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ सुनना नहीं चाहते थे। तो उनके जो लीडर्स की पूरी टीम होती थी वो माओ को खुश रखना चाहती थी। अब खुश रखने के लिए उन्होंने जो मैनिपुलेशंस करना शुरू कर दिया, उन्होंने डेटा मैनिपुलेट करके उन्हें दिखाना शुरू किया और माओ को ये बोला कि आपकी इस पॉलिसी के तहत जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो दबा के हो रहा है, सरप्लस में हो रहा है। तो भाई माओ जेडोंग खुश हो गए। तो माओ जेडोंग ने क्या किया, जब उनको पता चला उनके डेटा के हिसाब से, उनके स्टैटिकल डेटा के हिसाब से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन्होंने बाहर की कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई माओ जेडोंग को थोड़ी पता कि भाई एग्रीकल्चर जैसा पहले था वैसे ही आज भी अब माइनर सा इंपैक्ट आया है, लेकिन उनको बताया गया कि भाई मेजर इंपैक्ट है, जिसके चलते उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जब एक्सपोर्ट करना लगे, वो बाहर की कंट्री को माल बेचने, फूड प्रोडक्ट्स बेचने लगे, तो एक दिन ऐसा आया कि चाइना के अंदर मोर देन 12 मिलियन पीपल्स भूखमरी की सिचुएशन पर आ गए। चाइना के खुद के पास खाने के लाले पड़ गए, जहां चाइना एक्सपोर्ट करता था। देखो इसमें तो मैं माओ जेडोंग की गलती नहीं बोलूँगा, वहाँ के स्टाफ की बोलूँगा कि उन्होंने माओ जेडोंग से क्यों स्टैटिकल डेटा को छुपाया, क्यों उनको खुश करने के लिए एक फेक रिजल्ट, फेक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू दी कि इतना प्रोडक्शन हमारे पास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो माओ जेडोंग की गलती नहीं है। बट चलो पढ़ते हैं। दे वॉन्ट टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन बट ऑल द रिसोर्सेज आर पुट इन द इंडस्ट्रीज। वो चाहते थे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, लेकिन उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज की ओर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्रीज रैपिडली, जिसकी वजह से फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। बट चाइनीज अथॉरिटी, लेकिन जो चाइनीज की अथॉरिटी थी उन्होंने क्या शो किया, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से माओ ने क्या किया, अपने फूड का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 1959 में एक ऐसी सिचुएशन आई कि चाइना के पास फूड की शॉर्टेज हो गई, खुद के पास फूड की शॉर्टेज हो गई। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कैंपेन चलाया था माओ जेडोंग ने, ये पूरी तरह से फेल हो गया। ये क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया, यानी पूरी तरह से पिट गया। जब ये पिट गया तो अब भाई माओ जेडोंग को लगने लगा कि भाई अब तो भाई मैं गया काम से, अब मैं गया काम से, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरा रेवोल्यूशन चलाया, जिसको बोलोगे कल्चरल रेवोल्यूशन। और इन्होंने एक तानाशाही दिखाई इसके अंदर। इन्होंने कहा जो हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, हम उस हर व्यक्ति को जो है मौत की घाट उतार देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये इतने ज़्यादा कट्टरवादी इंसान थे कि इन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाने वाले हर इंसान को ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इन्होंने मरवा दिया। वह लिखा हुआ है, रिमूव ऑल दोज पीपल फ्रॉम द पार्टी हु फॉलो कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिज्म अप्रोच। सभी लोगों को मरवा दिया जो इस अप्रोच को फॉलो अप करते थे। और इंटेलेक्चुअल्स वर किल्ड दोज हु डू नॉट फॉलो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे उन सभी को मरवा दिया गया। मतलब कुल मिला के एक तो ये प्रोग्राम था, चलो ये तो चाइना की भलाई के लिए किया जा रहा था, ये तो बिल्कुल ही दिख रहा है कि चाइना की भलाई के लिए बिल्कुल नहीं था, सिर्फ अपनी कट्टरपंथी दिखाने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों जो प्लान है वो चाइना में पिट गए और इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर इतना पड़ा कि चाइना 1978 के अंदर, मैंने ऊपर लिखा ना, चाइना 1978 के अंदर सबसे पुअरेस्ट कंट्री के अंदर गिना जाने लगा, सबसे पुअरेस्ट कंट्री के अंदर। फिर क्या होता है कि इसमें तानाशाही चलती है। तो जैसी माओ जेडोंग की डेथ होती है, अब देखो अगले पेज पर देखो, जैसी माओ जेडोंग की डेथ होती है तो उनके जो सक्सेसर थे जिनका नाम था डेंग जियोपिंग,
अब आप कहोगे सर ये कैसे कैसे नाम है, चलो मैं आपकी सुविधा के लिए ना इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये कैसे दिखते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये जो है ये माओ जेडोंग है, ये जो दोनों फोटो ना माओ जेडोंग की है, और ये वाली जो फोटो है ये उनके सक्सेसर की है जिनका नाम था डिंग जिनपिंग। डिंग जिनपिंग मतलब इन्होंने, ये जो पर्सन थे इन्होंने वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल प्रोग्राम चलाया था। और ये कौन है हमारे, ये है डिंग जियोपिंग। तो डिंग जियोपिंग ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब मैं कमान संभाल रहा हूँ इनकी डेथ के बाद, और अब मैं देखो चाइना को कैसा बनाऊंगा। और सच बात बताऊँ, डिंग जियोपिंग ने भाई चाइना का चेहरा ही बदल दिया जब से ये पावर में आए। इन्होंने एक 11th मीटिंग की, मतलब कई सारी मीटिंग हुई, लेकिन जो 11th मीटिंग थी उसमें इन्होंने एक डिसीजन लिया, एक इतना ड्रास्टिक डिसीजन लिया। इन्होंने अपनी जनता को बोला भाई मेरे पास 2 विकल्प हैं, बट उनमें से चूज एक करना है। एक विकल्प है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं वेल्थ को, और एक विकल्प है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पॉवर्टी को। तो भाई लोगों ने तो कहा कि भाई पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आप वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करो, इससे भी चाइना जो है वो बहुत अच्छा सुधर सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा फिर तो ऐसा है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ चाहते हो तो हमें चाइना के अंदर बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जैसे आपने एलपीजी का सुना है ना, इंडिया में एलपीजी पॉलिसी आई थी 1981 में, और वॉशिंगटन सेंसियस में भी एलपीजी का यूज़ किया गया था यूएस में। ठीक उसी तरीके से हमें भी अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और इकोनॉमी इज केयरफुली ओपन एंड लिबरलाइज, इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा और लिबरलाइज करना पड़ेगा, मतलब इंडस्ट्रीज को थोड़ी बहुत छूट हमें देनी पड़ेगी। और पीपल आर गिवन इकोनॉमिक लिबर्टी विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और लोगों को हमें थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी जिससे लोग अपने तरीके से काम करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। मतलब कुल मिला के अगर मैं 3 पॉइंट का एक कंक्लूजन निकालूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं, इन्होंने भी एलपीजी पॉलिसी को क्या किया, सपोर्ट किया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ का नाम दिया। अब जानते क्या हुआ, चाइना की एक खास बात है, चाइना अपनी कभी भी कोई भी बात किसी के सामने जाहिर नहीं करती है, अपनी कोई भी पॉलिसी होती है वो कभी किसी को नहीं बताती है। तो एक अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जोसा कॉपर रेमो, इन्होंने कैसे भी करके कुछ सीक्रेट्स भेजे और पता चला कि चाइना में कुछ इस टाइप का रूल बनाए जा रहे हैं जिससे चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आए। और इसलिए इस इकोनॉमिस्ट ने इसको नाम दिया बीजिंग कंसेंसस। बताओ क्या नाम दिया, बीजिंग कंसेंसस। मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो आपने पीछे अभी पूरा बेस बना लिया, उससे आपको ये समझ आया कि 1976 से पहले जब माओ जेडोंग थे इन्होंने कई सारे गलत डिसीजन जिससे चाइना बहुत पीछे चला गया। फिर 1978 में इनके जब सक्सेसर आए डिंग जिनपिंग, तो इन्होंने क्या किया, कमान संभाली और इन्होंने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और जो वो पॉलिसी बनाई उसी को इन्होंने नाम दिया बीजिंग कंसेंसस। बताओ क्या नाम दिया, बीजिंग कंसेंसस। अच्छा आप कहोगे सर बीजिंग क्यों नाम दिया, चाइना की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो बीजिंग है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, उसी तरह से चाइना की जो राजधानी वो क्या है, बीजिंग है। तो इसीलिए इसको नाम बीजिंग कंसेंसस दिया गया। और इसके बारे में खुलासा यूएस के प्रोफेसर जोसेफ कोपर रेमो ने किया। अब इस बीजिंग कंसेंसस में क्या लिखा था, सबसे पहला स्टेट ऑनरशिप ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर हमें भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो भैया स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल देना पड़ेगा कुछ जगहों पर। अगर हमने पूरा काम प्राइवेटाइज कर दिया ना तो भैया प्राइवेट सेक्टर तो मार देगा, कुछ जगहों पर गवर्नमेंट भी कंट्रोल में लानी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है स्टेट कंट्रोल इंपॉर्टेंट सेक्टर। ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेट सारे सेक्टर संभालेगा, नहीं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे आपका मिलिट्री हो गया, जैसे आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गया, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जैसी चीज होगी, वो कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट करेगी। दूसरा फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करेगा, स्टेट। जैसे आज हमारी बैंकों को रेगुलेट करने वाला कौन है, आरबीआई। और आरबीआई के ऊपर कौन सा एक्ट बना है, आरबीआई एक्ट 1934 बना हुआ है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1956 बना हुआ है। और दोनों को कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक इसी तरह इन्होंने भी अपनी बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने का राइट किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया है, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं दिया। और तीसरा जो बच गए सेक्टर, जो इन 2 सेक्टर में कवर नहीं हुए और जो बच गए सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से चला सकती है। मतलब जो इन 2 सेक्टर में काउंट नहीं हुए वो किस में चले जाएंगे आपके, वो इस वाली सेक्टर में चले जाएंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना योगदान दे सकता है। मतलब कुल मिला के फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया कि सारे काम को करने के लिए प्राइवेटाइज सेक्टर नहीं हुआ, कुछ पर्टिकुलर काम सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दिए जाएंगे स्टेट के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए। नंबर 2 ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम अपने यहाँ पर जो पीपल्स हैं उनको इकोनॉमिक फ्रीडम तो देंगे लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देंगे। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब है कि कोई अगर हमें ये आके बोले कि तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा या मैं तुम्हें वोट
दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उनको इकोनॉमिक फ्रीडम है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर पॉलिटिकल चीज़ें लोगों के हाथ में आ जाती हैं तो वो उनका मैनिपुलेशन करके अपनी तरीके से यूज़ करते हैं अपने फायदे के लिए। तो वही लिखा हुआ है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, चाइनीज गिव इकोनॉमिक फ्रीडम ओनली, चाइना ने सिर्फ क्या दिया, इकोनॉमिक फ्रीडम दिया, बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। चाइनीज लीडरशिप एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और उन्होंने कहा कि अगर हम इकोनॉमी की स्टेबिलिटी चाहते हैं कि ग्रोथ तरीके से हो तो उसके लिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, हम प्राइवेट सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। तीसरा इन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एब्रोड, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एब्रोड का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जो कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल की सप्लाई करें, जिनसे गुड्स बना के हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाए। लेट सपोज कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी पर डिपेंड रहे कि वो हमें रॉ मटेरियल देगी और फिर हम प्रोडक्ट बना के बाहर एक्सपोर्ट करें, तो हो सकता है किसी दिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो बंद हो जाए, जिसका इंपैक्ट उनकी एक्सपोर्ट पर पड़े। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल, जैसे हम जिसे पीएसयू बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वैसे ही चाइना ने किया। इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट रन कंपनी इन रिसोर्सेज रिच एरिया अराउंड द वर्ल्ड, जिन सेक्टरों में गवर्नमेंट के पास अच्छे रिसोर्सेज है उन जगह सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगा और वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा के उनका क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी एंड कंडीशनिंग, देखो एनर्जी सिक्योरिटी और कॉन्टिन्यूस सप्लाई कौन दे पाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर दे पाएगी, प्राइवेट सेक्टर कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं दे पाएगी। चौथा इन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्होंने जोर डाला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भाई साहब इसमें तो चाइना इतना माहिर है, इतना ज़्यादा माहिर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे माहिर है, सुनो मेरी बात को। देखो चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी खासी है। क्या लगता है चाइना की खुद की सारी टेक्नोलॉजी होगी? द आंसर इज नो। चाइना की खुद की सारी टेक्नोलॉजी, माना मैक्सिमम टेक्नोलॉजी चाइना की अपनी है, लेकिन बहुत सी टेक्नोलॉजी बाहर खुद से चाइना ने क्या की हुई है, इंपोर्ट की हुई है। तो चाइना कैसे इंपोर्ट करता होगा? देखो चाइना के अंदर पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, आप भी तो अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना चल रहा है पॉपुलेशन के मामले पे। तो देखो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी उसी लूप होल को उन्होंने स्ट्रेटेजी में बदला, उन्होंने उसको स्ट्रेंथ बनाया। कहते हैं ना अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो चाइना ने देखा उनके पास अगर आबादी ज़्यादा है तो हर आबादी को हम टेक्नोलॉजी सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो हर घर में फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। जब हर घर में फैक्ट्रियाँ खोलेंगी तो जो लेबर की जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आएगी। इसी वजह से एप्पल जैसी कंपनी जो है कैलिफोर्निया में स्थित है, लेकिन जब वो असेंबली का काम करती है आईफोन्स का, तो वो किसको देती है, चाइनीज वर्कर्स को देती है, क्योंकि उनकी जो लेबर है वो बहुत चीप है। बट चाइना वालों ने साफ बोला हुआ है कि हम अपनी लेबर तभी देंगे जब आप अपनी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करोगे, मतलब हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया। यही सारी चीजें लिखी हुई जो मैंने आपको बताया कि चाइनीज कंपनी अपने लेबर की बेनिफिट उन कंट्रीज को देती है जो उनको क्या देगी, टेक्नोलॉजी देगी। और इस तरीके से चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसको नाम दिया गया बीजिंग कंसेंसस। आपको समझ आया कि बीजिंग कंसेंसस क्या होता है, क्लियर है? तो बीजिंग कंसेंसस में चाइना ने बहुत बड़े रिफॉर्म किए। जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के में थी उसमें गवर्नमेंट सेक्टर ने रोल प्ले करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने क्या कहा, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देंगे, बाकी इकोनॉमिक फ्रीडम आपको पूरी है। इन्होंने कहा कि जितने भी एब्रॉड यानी एक्सपोर्ट के काम होंगे उनमें पीएसयूज काम करेंगी, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेंगे। और चौथा इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हम अपने लेबर्स की सप्लाई तब देंगे जब आप हमें टेक्नोलॉजी का क्या करोगे, आदान प्रदान करोगे। और इसी कंसेंसस को बोलेगा बीजिंग कंसेंसस। देखो आपने अगर पूरी हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा है तो एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब जरा इसको बुक से रीड लगवाता हूँ, तो जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लगेंगी। तो चलिए एक बार हम बुक की ओर भी नजर डालते हैं कि बुक में जो हमारी रमेश सिंह की बुक है वो क्या बोलती है बीजिंग कंसेंसस को लेके। देखो रमेश सिंह बीजिंग कंसेंसस को लेके बहुत कुछ बोलती है, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना, जो मैंने हाईलाइट किया वो पढ़ना है। देखो बीजिंग कंसेंसस है, इन्होंने कहा इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना सिंस मिड 1980s नीड नो इंट्रोडक्शन। जैसा कि हर कोई जानता है कि चाइना के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था 1990 के अंदर, 1980 के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है बीजिंग कंसेंसस। बीजिंग कंसेंसस वाज फॉरवर्ड बाय जोवा कॉपर रेमो इन 2004, जिसको हम चाइनीज मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसको किसने स्टार्ट किया, डिंग जिंगपिंग ने स्टार्ट किया। और इस मॉडल के तहत उन्होंने वॉशिंगटन कंसेंसस को भी फेल कर दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना वॉशिंगटन कंसेंसस की वजह से यूएस की इकोनॉमी बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह से बीजिंग कंसेंसस की वजह से चाइना की इकोनॉमी बढ़ने लगी। और कहा जाने लगा कि वॉशिंगटन कंसेंसस का अगर कोई ऑल्टरनेट है तो वो क्या है, तो वो क्या है, बीजिंग कंसेंसस है। आइए आपको बात समझ में। बाकी ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सब जो लिखा हुआ है ना पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा और आपके काम का भी नहीं है। और ये वाली लाइन पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा, आपके काम का जो है वो सब मैंने यहाँ दे दिया। चाइना का बैकग्राउंड क्या है, चाइना ने कौन सी 2 पॉलिसी चलाई जो बिल्कुल फेल हो गई, इसके बाद ये है बीजिंग कंसेंसस, इसको पढ़ोगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है?
अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हो तो नीचे दो मोबाइल नंबर पे एक बार हमें कांटेक्ट करना व्हाट्सएप के थ्रू, हम आपको पूरा बता देंगे प्रोसीजर क्या है इसको लेने का, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है, आज का टारगेट भी हमारा कंप्लीट होता है। एक बार हम उस पर टिक भी मार दें, क्योंकि हमारी प्रथा चलती आई है कि जो टारगेट हमारे हो जाते हैं उस पर हम टिक करते हैं बड़े ही गर्व के साथ कि आज मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया। तो बीजिंग कंसेंसस वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। और दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।